वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर स्टोरीज। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 110 हर्ष की तकलीफ। अब तक आपने पढ़ा कि हरीश और आलिया को सब लोगों सिचुएशन में देख लेते हैं, और उसके बाद जब हरीश का सच सबके सामने आता है तो सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब आगे सब लोग अभी भी एक शॉक से बाहर नहीं निकले थे, तभी एक और आवाज उन्हें स्पीकर से सुनाई देने लगी। मैं ग्रैंड पियानो चैंपियनशिप का जज हूँ, जो 6 साल पहले उस कंपटीशन को जज कर रहा था, और मिसेज सक्सेना ने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए थे कियारा को हाई स्कोर्स देने के लिए। यह आवाज आते ही कमलेश्वरी का एरोगेंट चेहरा तुरंत पैनिक में बदल गया और उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। वही सारे रिपोर्टर्स आपस में डिस्कस करने लगे, डैम इट, ये लोग इतनी घटिया चीज कर कैसे सकते हैं। इस औरत ने कशिश को कंपटीशन से अपना नाम वापस लेने के लिए कहा, मगर सेक्रेटली जज को रिश्वत दी कियारा को जिताने के लिए। मिस कशिश, मैं सजेशन दूंगा कि आप एक बार डीएनए टेस्ट जरूर करवा ले। क्या ये लोग सचमुच आपकी फैमिली है? ये सुनकर कशिश ने एक कड़वी मुस्कुराहट दी। उसने ऑलरेडी यह काम कर लिया था, मगर वह बदकिस्मती से सचमुच उनके ही परिवार की बेटी थी। अब पता चला कि कमलेश्वरी ने सीक्रेटली जज को रिश्वत दी थी उस वक्त कियारा को जिताने के लिए। अगर इस तरीके से देखा जाए तो अगर वह उस साल पार्टिसिपेट भी करती तो वह ट्रॉफी नहीं जीत पाती थी। क्या अजीब बात है ना? इतनी अजीब कि उसके पास शब्द ही कम पड़ गए थे कुछ भी बोलने के लिए। कशिश हेल्पलेसली सब कुछ देख रही थी और उसमें इतनी भी एनर्जी नहीं बची थी कि वह उन लोगों से कुछ बोल सके या फिर सार्कास्टिकली हंस भी सके। कमलेश्वरी वहां खड़ी थी और उसका चेहरा एम्बारासमेंट से भरा हुआ था। जहां तक मेरा अंदाजा है, हरीश को भी शायद कमलेश्वरी सक्सेना ने ही पैसे दिए होंगे कशिश को हट करने के लिए, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही यह शब्द किसी ने कहे, कशिश की कोल्ड आंखें कमलेश्वरी की ऊपर चली गई और उसका खूबसूरत चेहरा तुरंत पीला पड़ने लगा। भले ही उसके परिवार ने उसे बहुत तकलीफें दी थी, लेकिन अगर यह सचमुच कमलेश्वरी का काम हुआ तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वही ये सुनते ही कमलेश्वरी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और उसने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? कशिश मेरी पोती है, मैं उसके साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकती हूँ? आप कर सकती हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत कि उसके साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने आप को उसकी दादी माँ बोलती है। तुम। कमलेश्वरी इतने ज्यादा गुस्से में थी, उसका चेहरा लाल हो गया था और वह वहां पर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन उबल रहा था और उसने अपना सर उठाया और गुस्से भरी आंखों से कशिश को घूरते हुए बोली, क्या ये सब कुछ आज रात तुमने प्लान किया है? कशिश ने एक गहरी सांस ली और बिना किसी दया के कमलेश्वरी की तरफ देखते हुए कोल्डली बोली, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अपनी मुसीबत को खुद दावत दिया है। ये सुनकर कमलेश्वरी का चेहरा स्टिफ हो गया। तभी कशिश फिर बोली, आज रात जो थप्पड़ मुझे मारने की कोशिश की उसकी कीमत पूरा सक्सेना परिवार चुकाएगा। और फिर उसने अपनी कोल्ड नजरों से कियारा को देखते हुए इंडिफरेंटली और डिस्टेंस टोन में कहा, और जहां तक बात रही उस इंसान की जिसने 6 साल पहले हरीश को पैसे दिए थे मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, उसे तो मैं पातल से ढूंढ निकाल लूंगी और ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर वह याद रखेगा। इतना कहकर वह रुकी और फिर उसने अपनी नजरें कमलेश्वरी, नीलेश और सुधा की तरफ घुमाते हुए अपने चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल लिए हुए कहा, और मैं तुम सबको फिर से याद दिला देती हूँ कि जो भी दर्द तुम लोगों ने मुझे दिया है और मैंने जितना भी सफर किया है उससे 100 गुना ज्यादा मैं लौटाऊंगी तुम सबको। उसके चेहरे पर थोड़ी थकावट नजर आ रही थी, मगर उसकी आंखें कोल्ड और सख्त थी, जैसे वह उन सबको यही जमीन में गाड़ देना चाहती हो। और उसके कोल्ड बिहेवियर की वजह से एक पल के लिए सब लोग डर के मारे कांप गए। अपनी बात खत्म करने के बाद कशिश मुड़ी और अपने रूम के अंदर चली गई। सब लोगों उसे रोकना चाहते थे, मगर तब जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि आज रात जो कुछ भी हुआ उसमें कशिश शुरू से लेकर अंत तक कहीं इन्वॉल्व थी ही नहीं। उसे तो ये सारे तमाशे में फोर्स किया गया था। क्या यह उसकी गलती थी? नहीं, उसकी गलती बिल्कुल नहीं थी। आज रात भी उसे फंसाया गया था और उसे कोई आइडिया नहीं था। 6 साल पहले भी उसे फंसाया गया था और अब वह सब कुछ क्लियर हो गया है, तो वह अब क्या ही बोल सकती है। लेकिन इन सब की वजह से 6 सालों तक उसने जो कुछ भी बर्दाश्त किया है, सिर्फ वही जानती है। सिर्फ वही जानती है कि इस तरह के परिवार के साथ रहना कैसा होता है। सब लोग वहां से धीरे धीरे चले गए। भले ही उन्हें पता था कि इसमें ना उनकी कोई गलती है ना उनका कोई लेना देना है, मगर फिर भी वह लोग कशिश के लिए बुरा फील करने से खुद को रोक नहीं पाए। वही हर्ष, जिसने सब कुछ देखा, वह अभी भी वहीं खड़ा था और उसने जेटली अपना हाथ कियारा की टाइट पकड़ से छुड़ाया। ये सब गलतफहमी है, मुझे एक्सप्लेन करने दो हर्ष। कियारा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसका सफेद चेहरा डिप्रेशन और एंजाइटी से भरा हुआ था। हर्ष ने स्लोली अपना चेहरा घुमाया और उसका कोल्ड फेस डिसअपॉइंटमेंट और गुस्से से भरा हुआ था। क्या एक्सप्लेन करोगी तुम कि कशिश ने सब कुछ प्लान किया था, या फिर यह कि हरीश आलिया के रूम में कैसे आया जबकि उसे तो कशिश के रूम में होना चाहिए था तुम लोगों के प्लान के हिसाब से?
या फिर यह कहोगी कि यह सब कुछ आलिया ने खुद ही किया है और यह सब करते हुए उसने तुमसे कहा था कि वह तुम उससे पकड़वाओ। या फिर तुम यह एक्सप्लेन करोगी कि कैसे तुम्हारी दादी माँ डैड और मॉम को कशिश और हरीश के मामले को लेकर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में एडवांस में पता चल गया। हर्ष के चेहरे पर दीप उदासी दिखाई दे रही थी। मैं बार बार अपने आप को समझा रहा था कि मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए, मगर आज रात मैं सचमुच काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। कियारा का चेहरा और भी सफेद पड़ने लगा और भी बेचैन होने वाली। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। हर्ष ने स्लोली उसका हाथ दूर करते हुए कहा, मैं इस वक्त कुछ और नहीं सुनना चाहता। इतना कहने के बाद वह वहां से चला गया। कियारा ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, मगर उसके पैरों में दर्द की वजह से वह जमीन पर गिर गई। हर्ष हर्ष मत जाओ। वह दर्द में चीख रही थी, यह सोचकर कि हर्ष उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर रुक जाएगा और बेचैन होकर उसके पास वापस आएगा और उसकी चिंता करेगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सुधा तुरंत कियारा के पास आए उसकी मदद करने के लिए। उन्हें शुरू में इन सब का कारण नहीं भी पता था, तो हर्ष की बातों ने अभी अभी सब कुछ क्लियर कर दिया। कमलेश्वरी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छे नहीं थे और नीलेश भी काफी ज्यादा सीरियस था। वही हर्ष रुका नहीं और वहां से चला गया। वह लगातार चलते हुए होटल से बाहर आया और फाइनली जंगल वाले एरिया में आकर रुका। वह एक पेड़ के अगेंस्ट लीन हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। 6 साल पहले कशिश की कही हुई बातें और अभी अभी उसने जो हरीश का कन्फेशन सुना था वह उसके कानों में और दिमाग में गूंज रहा था। कशिश ने मुझे बहकाने की कोशिश नहीं की थी, मैंने उसे फोर्स किया था। अगर मैं उसका रेप कर देता तो वह लोग मुझे और भी ज्यादा पैसे देते। हर्ष, मैंने सचमुच उस आदमी को बहकाने की कोशिश नहीं की थी। मेरी तुमसे सगाई हो चुकी है, भले ही मुझे ट्रॉफी ना मिले, मगर मैं इतनी घटिया कैरेक्टर की लड़की नहीं हूँ कि ऐसा कुछ करूँ। हर्ष, क्या तुम प्लीज उस आदमी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? वह झूठ बोल रहा है, वह मुझे बदनाम कर रहा है। हर्ष, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? उस वक्त कशिश डेस्परेटली हर एक चीज उसके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, इस उम्मीद में कि वह उस पर भरोसा करेगा। भले ही उसने ऊपर से कह दिया था कि वह उस पर भरोसा करता है, मगर फिर भी वह उस बात को छोड़ नहीं पाया था। उसी मोमेंट पर कियारा ने अपना डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस किया। उसने कहा कि अगर वह कशिश की जगह होती तो कोई और उसे टच करे, उससे अच्छा कि वह अपनी जान ले लेती, क्योंकि वह उससे प्यार करती है और सिर्फ उसी के पास हक है उसे छूने का। उन दोनों की बातों में बहुत ज्यादा फर्क था, जिसकी वजह से उसने अपने दुख और तकलीफ में कियारा को अपना सहारा बनाकर उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसे याद था जब कशिश ने पहले कॉलेज के साल में कदम रखा था तो वह कैसी थी। कोई भी उसका दर्द और हेल्पलेस नहीं समझ पाया था इतने सालों, मगर वह समझ गई थी। अचानक कशिश की मॉम की मौत हो जाने की वजह से न सिर्फ कशिश को तकलीफ हुई, बल्कि उसे एक इंटेंस डर भी महसूस हुआ। उसे डर लगने लगा कि उसकी माँ को खो देने के बाद वह अपनी इकलौती फैमिली को भी खो देगी, जिसके सहारे वह जी रही है। और उसने हर एक कोशिश की अब अपनी फैमिली को अपना बनाकर रखने की, लेकिन फिर भी सक्सेना परिवार ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया। वह बस हर्ष को ही अपना सहारा मानती थी और वह कशिश की अपने ऊपर डिपेंडेंस फील कर सकता था। लेकिन 19 साल की उम्र में ऑलमोस्ट उस आदमी ने उसकी इज्जत लूट ली थी और उस वक्त उसने उसे एक बेसिक ट्रस्ट भी नहीं दिया। उसने कभी भी कशिश के रिलायंस का रेस्पॉन्ड नहीं किया। उसने उन लोगों की वह घटिया बातें, मजाक और सारे इल्जाम अपने आप बर्दाश्त किया और 6 सालों तक इन सबको बर्दाश्त करते हुए जीती रही। जब तक तुम्हें मुझ पर भरोसा है, यही मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। इस मैटर को यही छोड़ देते हैं। आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी फियोंसे हूँ और अगर यह मैटर ऊपर आया तो इससे तुम्हारी रेपुटेशन पर फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं इस मैटर को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। उस वक्त कशिश ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उसे बिलीव था कि वह उस पर ट्रस्ट करता है। यहाँ तक कि उसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने आखिर में खुद को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ये सब सोचकर हर्ष को ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसके दिल को चाकू से काटकर खोल रहा हो। वह दर्द उसके बर्दाश्त के बाहर था। वही कशिश के रूम के दरवाजे पर निशांत ने सख्त एक्सप्रेशन के साथ कहा, सर आज रात हमें बस इतने ही सबूत मिल पाए हैं क्योंकि उस वक्त मिसेज सक्सेना इन सब में इन्वॉल्व थी और उसके ऊपर से सक्सेना परिवार ने बहुत ही जल्दबाजी में इस चीज को हैंडल किया था, इसलिए ज्यादातर सबूत मिटा दिए गए हैं और भी सबूत अभी इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। मुझे बस रिजल्ट चाहिए। रणविजय का चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसकी डीप आंखें किसी को भी डराने के लिए काफी थी। यस सर, निशांत ने सर झुकाया जो उसकी ऑलमोस्ट रिस्पेक्ट दिखा रहा था। कशिश अपने हाथ क्रॉस करके खिड़की के सामने खड़ी थी और डिम लाइट में पेड़ों की परछाइयां और वह शांत माहौल सब कुछ शांत बना रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की कोल्डनेस और तकलीफ को बर्दाश्त करने लगी। जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली, उसकी आंखें थोड़ी सी धुंधली हो गई थी बाहर के अंधेरे को देखते हुए। तभी किसी ने अपने दोनों हाथ पीछे से उसके चारों तरफ लपेट के लिए और उस बाहों के घेरे से उसे एक ऐसी वोमनेस फील हुई जो आज से पहले उसने कभी फील नहीं की थी। उसकी बल्कि हल्की सी कांप गई और उसके दिल की कोल्डनेस धीरे धीरे गायब होने लगी। वह इंसान उसकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां और एक उम्मीद लेकर आया था, कशिश ने सोचा। वह उसके चेस्ट के अगेंस्ट लीन हो गई और बाहर खिड़की से उस गहरी रात को देखने लगी, जिसकी वजह से उसे एक पीसफुल खूबसूरती का एहसास हुआ।
तुम्हारे पास बस 10 सेकंड है उदास फील करने के लिए। रणविजय की धीमी आवाज कशिश को अपने सर के ऊपर से सुनाई दी, जो डोमिनेटिंग और थोड़ी सी कंजूसी से भरी हुई थी। वही ये सुनकर कशिश जम गई और ऑकवर्ड होकर फिर नॉर्मल होते हुए उसने हेल्पलेस होकर हंसते हुए कहा, क्या? रणविजय के हाथों ने उसे और भी थोड़ा टाइटली पकड़ लिया। उसके दिल में जो तकलीफ थी वह धीरे धीरे गायब होने लगी और कशिश ने पीछे मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा जो उससे काफी लंबा और हैंडसम था। 10 सेकंड काफी नहीं है उदास फील करने के लिए, तो तुम्हें उदास होने का कोई हक नहीं है। 10 सेकंड ही लिमिट है, इससे ज्यादा उदास हुई तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। कशिश हल्का सा मुस्कुराए और अपनी चिन उठाकर रणविजय की आंखों में देखने लगी और थोड़ी देर बाद उसने कहा, मैं उदास नहीं हूँ। ये सुनकर एक हल्की सी स्माइल रणविजय की सख्त आंखों में दिखाई दी और उसने कशिश के बालों की एक लट को उसके कान के पीछे किया और उसकी ठंडी उंगलियां कशिश के गालों को सहला रही थी। मैं तभी उदास फील करूंगी जब मुझे किसी इंसान से फर्क पड़ता है और वह लोग इस लायक नहीं है। उनके गुस्से और इंडिफरेंस को लेकर उदास फील करना खुद को सजा देने का बराबर ही होगा। इतना कहकर वह रुकी और उसने उसे पकड़े हुए उसकी आंखों में देखा और अपना मुंह खोला, मगर कोई भी शब्द बाहर नहीं आए। तो फिर कौन लायक है तुम्हारी उदासी और तुम्हारी इमोशंस के? अचानक रणविजय ने ये सवाल किया तो कशिश हैरान हो गई। क्या कहा तुमने? कौन तुम्हारी उदासी और इमोशंस के लायक है? कशिश पॉज हो गई और उस आदमी की डोमिनेटिंग और डिप आंखों में देखते हुए उसने स्लोली पलके झपकाते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम। रणविजय की आंखें ये सुनकर रिलैक्स हो गई और उसने जेटली उसके फोरहेड पर किस करते हुए सेटिस्फाइंग आवाज में कहा, मैं कभी तुम्हें उदास नहीं होने दूंगा। ये सुनकर कशिश लाइटली हंसते हुए बोली, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो फिर मैं कभी जिंदगी में उदास नहीं होगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 111 कियारा को अब्रॉड भेज दो। अब तक आपने पढ़ा कि 6 साल पहले कशिश के साथ क्या हुआ था। इस बात का सच सबके सामने आ जाता है तो हर्ष को काफी पछतावा भी होता है। अब आगे कशिश रणविजय में जाकर गले लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद रणविजय ने फिर से पूछा, मेरे पास 2 सवाल है। कशिश शांत रही और वह जानती थी कि इन सवालों को अवॉइड नहीं किया जा सकता और ये तो रणविजय पूछेगा ही, इसलिए उसने कहा, पूछो। तुमने आलिया को ड्रग दिया? नहीं। रणविजय कुछ नहीं बोला, बस साइलेंटली उसकी तरफ देखता रहा। तो कशिश ने अपने हल्के से होंठ हिलाए और बोली, मैं आज अपने साथ कुछ रोज एसेंशियल ऑयल लेकर आई थी। ये सुनकर रणविजय का आईब्रोज हल्की सी ऊपर हुई। उसे याद था ये सवाल उन्होंने कल रात इस बारे में डिस्कस किया था। क्या तुमने कभी सो कॉल्ड अफ्रोडिसेक्स के बारे में सुना है? रोज लिली, रोजमेरी, यह सब कुछ इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं और यह सबसे ज्यादा नेचुरल एफ्रोडिसेक्स होते हैं। रणविजय काफी लंबे वक्त के लिए शांत रहा, फिर उसने कहा, तुम इस सब के बारे में काफी ही जानती हो। यह एक परफ्यूमर के लिए बेसिक नॉलेज होती है। रणविजय काफी वक्त के लिए फिर शांत हो गया और उसके बाद उसने फिर सवाल किया, क्या तुम्हारे पास अभी वह है? क्या? रोज एसेंशियल ऑयल? क्या करने वाले हो तुम उसका? तुम्हें क्या लगता है? नहीं बचा है, सारा खत्म हो गया। कोई और सवाल? मुझे और कुछ नहीं पूछना है। वही घर का रास्ता ब्लॉक था और सक्सेना विला में एंट्रेंस पर सारी रिपोर्टर्स ने भीड़ लगाई हुई थी। कमलेश्वरी और बाकी सब घर नहीं जा सकते थे, इसलिए वह रात को ही वापस कंपनी चले गए। लेकिन कंपनी की एंट्रेंस भी रिपोर्टर से भरी हुई थी। सक्सेना परिवार की गाड़ी दूर से आती हुई देखकर रिपोर्टर्स ने उनके मुड़ने से पहले ही उनकी गाड़ी को घेर लिया। वही कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया था। अपने सामने खिड़की के बाहर इतना सारे रिपोर्टर्स को देखकर पहली बार उन्हें ऐसा फील हो रहा था जैसे वह रिपोर्टर्स ना होकर हॉरर मूवी की ज़ॉम्बीज हो जो उसे जिंदा निगल जाने के लिए तैयार थे। मिस कियारा, क्या आपको कुछ कहना है आपके आज रात के प्लॉट के बारे में कि कैसे आपने क्लेम किया कि आपकी बहन और हरीश के बीच में गलत रिश्ता है, लेकिन आखिर में सारा सच बाहर आ गया। मिसेज कमलेश्वरी सक्सेना, तुमने कशिश को सालों पहले कंपटीशन से अपना नाम वापस लेने के लिए फोर्स किया, मगर कियारा को जिताने के लिए जज को रिश्वत दी। क्या मिस कशिश आपकी अपनी पोती है? अगर है तो दोनों पोतियों में इतना ब्लंट फेवरेटिज्म क्यों? मिस कियारा, क्या आप ही थी जिन्होंने हरीश को पैसे दिए थे 6 साल पहले अपनी बहन का रेप करने के लिए? ये सब सुनकर कियारा का चेहरा अब और भी ज्यादा सफेद पड़ता जा रहा था। मिस कियारा, मिसेज सक्सेना, क्या आप गाड़ी से बाहर उतरकर एक्सप्लेन करेंगे या फिर आप लोग इतना गिल्टी है कि कोई किसी को फेस नहीं करना चाहते हैं? क्या हम आपकी चुप्पी को हाँ समझ ले? कमलेश्वरी के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और वही नीलेश ने सिक्योरिटी को बुलाया उन रिपोर्टर्स को वहां से हटाने के लिए। उनकी गाड़ी फिर बेसमेंट में गई और वह तुरंत बेसमेंट से निकलकर कंपनी की बिल्डिंग में चले गए। वही इंटरनेट पर आज रात जो कुछ भी हुआ है उसी के बारे में ही बात हो रही थी। आयरोकनली कियारा वह थी जिसने कई लोगों को बुलाया था चीटास को पकड़ने के लिए, लेकिन आखिर में उसी के ऊपर यह सारा प्लान बैकफायर हो गया और इतने सारे लोग वहां पर थे। उनमें से कुछ लोगों ने फोन निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था। उन लोगों ने हरीश और बाकी जो जज का कन्फेशन था उसकी रिकॉर्डिंग भी ऑनलाइन अपलोड कर दी थी। इंटरनेट पर पूरी तरह से तहलका मचा हुआ था। कुछ नेटिज़न्स तो अब कियारा के पुराने स्कैंडल्स को भी खोद कर निकाल रहे थे।
जैसे कि दूसरे आर्टिस्ट का एंडोर्समेंट चुराना, फिल्म के टाइम बस अपने मजे के लिए बॉडी डबल्स का इस्तेमाल करना, बैकअप डांसर को परेशान करना जो उससे अच्छा करती थी और लाइमलाइट उनके ऊपर चले ही जाती थी। कमलेश्वरी भले ही पूरी कोशिश कर रही थी तुरंत इन सारे क्राइसिस को मैनेज करने की, मगर फिर भी वह इस तूफान को इस बार रोक नहीं पा रही थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह ऑनलाइन सारे पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर पाए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह यह इंसिडेंट ही डोमिनेट और ट्रेंडिंग लिस्ट में चल रहा था। वह लोग सिंपली इतने बड़े पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। कशिश ने जज को बहकने की कोशिश नहीं की। कशिश को 6 सालों के बाद इंसाफ मिला। कशिश असली विक्टिम है। सब लोग शॉक थे और लगातार कशिश से माफी मांग रहे थे और उसे बधाई भी दे रहे थे कि बिना किसी प्रॉब्लम के इस बार उसका नाम क्लियर हो गया। कियारा वर्सेस कशिश। कियारा इज ए फेक गुड गर्ल। कियारा एग्जिट शोबिज। कियारा के ट्विटर के फॉलोअर्स 10 मिलियन से 6 मिलियन तक पहुंच गए थे और जो बचे हुए फॉलोअर्स थे वह भी उसकी हर एक मूवमेंट को मॉनिटर करते हुए उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। ऑफ कोर्स अभी भी कुछ थे जो उसे सपोर्ट कर रहे थे। वही कमलेश्वरी के ऑफिस में कियारा सोफे पर बैठी हुई थी और बेचैनी और एंजाइटी में अपने फोन को स्क्रॉल कर रही थी। उसने हर्ष को कई बार कॉल करने की कोशिश की मगर एक बार भी कनेक्ट नहीं हुआ। दादी माँ, डैड, मोम, मैंने कुछ नहीं किया, सच में मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था, आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैंने तो बस आप लोगों को इसलिए कॉल किया क्योंकि मुझे डर था कि उसके साथ मेरी बहन के साथ कुछ हो जाएगा और मैं आप लोगों को वहां बुलाकर मदद करवाना चाहती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से हो जाएगी। इतना कहकर कियारा कुछ सेकंड के लिए पोज हुई और एक खतरनाक ग्लिंट उसकी आंखों में दिखाए और उसने रोने का नाटक करते हुए कहा, क्या हमें रिल्फी फील नहीं करना चाहिए कि मेरी बहन बिल्कुल सेफ और साउंड है? तो आखिर में क्यों मेरे और प्लस एंटरटेनमेंट के ऊपर लोग इतना बड़ा वार कर रहे हैं और हमें ही क्यों नुकसान हो रहा है? उसकी कंप्लेंट भरी आवाज दर्द से भरी हुई थी और उसने कमलेश्वरी के भड़कते हुए गुस्से में पेट्रोल डालने का काम किया था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि कशिश को कियारा के अगेंस्ट जाना और उसे परेशान करना कितना अच्छा लगता है। अगर उनके बीच में कोई इश्यू नहीं होता तो ये कितनी अच्छी बात होती, मगर आखिर में क्यों कियारा और पल्स एंटरटेनमेंट के ऊपर ही सारा कीचड़ उछल रहा है और क्यों वह दोनों ही इस मामले में फंसे हुए हैं? ये सब पक्का कशिश की चाल होगी। अब चीजें बहुत आगे निकल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कशिश शुरू से ही सारी स्कीम्स कर रही थी, मगर यह सिचुएशन जितनी कम्प्लेक्स थी उसकी वजह से उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था सोचने के लिए, क्योंकि ऑफिस का फोन बजाना शुरू हो चुका था। मिसेज सक्सेना सारे मेन कंपनीज फोन कर रही है अपने अपने इन्वेस्टमेंट वापस लेने के लिए। लगातार फोन की घंटी की आवाज कानों में सुनाई देने के साथ साथ कमलेश्वरी के दिल का धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। उसने फोन कट कर दिया और अपना हाथ अपने सर पर रख लिया। वह कम्प्लीटली थकी हुई थी। मॉम, क्या आप ठीक है? सुधा ने कमलेश्वरी को इस तरह परेशान देखकर पूछा और उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी, क्योंकि इस वक्त पूरा सक्सेना परिवार पार्टिकुलरली कमलेश्वरी के सहारे ही था। अगर सब कुछ इतना तमाशा में है और अगर इस बीच कमलेश्वरी को कुछ हो गया तो क्या वह सक्सेना परिवार और पल्स एंटरटेनमेंट में बर्बाद नहीं हो जाएगा? तो फिर उसका और उसकी बेटी की क्या होगा? कमलेश्वरी चेयर पर बैठी पीछे की तरफ झुककर उसने थकी हुई आवाज में आंखें बंद करते हुए कहा, पहले कियारा को अब्रॉड भेजना होगा। ये सुनते ही कियारा की आंखें पैनिक में बड़ी होगी और उसने कहा, नहीं, मुझे अब्रॉड नहीं जाना। दादी माँ, क्या अभी मुझे अब्रॉड भेजकर वही बिना पैसे की और बिना किसी मदद के छोड़ देंगे जैसा कि आपने मेरी बहन के साथ किया था? ये सुनकर कमलेश्वरी ने अपनी आंखें झटके से खोली और उसकी आंखें लाल डोरियों से भरी हुई थी। बस कुछ वक्त के लिए तुम्हें शांत रहना है, वरना तुम कैसे मीडिया को फेस करने का सोच रही हो? कियारा का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने अपनी मुठ्ठियां टाइटली बंद की हुई थी और उसकी बॉडी लगातार कांप रही थी। भारी हुई आवाज में उसने कमलेश्वरी की तरफ देखकर पूरे दिल टूटे हुए आवाज में कहा, दादी माँ, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं कैसे अपनी बहन को हट कर सकती हूँ? कैसे मैं प्लस एंटरटेनमेंट की कर्ट सिचुएशन समझती हूँ? ये कंपनी सिर्फ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वह जगह है जहाँ से मैं अपने सपने पूरे करती हूँ। यह मेरे लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। भले ही मैं अपनी बहन से गुस्सा हूँ या फिर उदास हूँ, मगर इसके लिए मैं सक्सेना परिवार की रेपुटेशन और प्लस एंटरटेनमेंट का फ्यूचर दांव पर नहीं लगाऊंगी। दादी माँ। ये सब सुनकर कमलेश्वरी की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वह थोड़ा गहरे ख्यालों में चली गई। ये देखकर सुधा ने जल्दी से आगे कहा, हाँ माँ, कियारा बिल्कुल सही कह रही है। आपके अलावा उसे सिर्फ प्लस एंटरटेनमेंट की ही फिक्र है। वह पल्स एंटरटेनमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम कैसे खड़ी कर सकती है? इस सब में कशिश का हाथ है। वह हमेशा ही हमसे गुस्सा रहती है। आपने देखा था ना कि लास्ट एनिवर्सरी पार्टी में कैसे उसने हमारे लिए मुश्किलें खड़ी की थी और प्लस एंटरटेनमेंट लगभग उस वक्त भी इसी तरह प्रॉब्लम में फंस गया था। कमलेश्वरी ने अपनी नाक को सहलाया और उसकी आंखें थोड़ी सी छोटी हो गई। तो रियल कल्प्रिट कशिश है। कमलेश्वरी का मूड धीरे धीरे शांत हो गया। ये देखकर सुधा ने आगे कहा, मोम, हर एक सिचुएशन की कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होती है। आप अभी इस बारे में चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है इस वक्त सबसे अर्जेंट मामला कंपनी की फाइनेंशियल इश्यू है। हमें इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा कि हम लोग कशिश से जाकर बात करें। स्टारलाइट इंटरनेशनल का ऑफिस बिल्डिंग शहर की सबसे बेस्ट लोकेशन पर है और उसकी मार्केट प्राइस कम से कम करोड़ों में होगी।
कमलेश्वरी ने हेल्पलेसली कहा, स्टार इंटरनेशनल उसकी मां जैस्मीन की तरफ से उसके लिए एक गिफ्ट है। उसने सक्सेना परिवार के घर पर लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था कि वह उसे किसी को नहीं देगी। तुम चाहती हो कि मैं उससे जाकर बात करूं? तुम चाहती हो कि जल्द से जल्द मेरी चिता को आग लग जाए? ये सुनते ही सुधा थोड़ा परेशान होते हुए बोली, लेकिन सिचुएशन काफी अर्जेंट है, मैं तो बस सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मगर कमलेश्वरी ने नामे सर हिलाते हुए कहा, वह लड़की इतनी जल्दी कॉम्प्रोमाइज करने वाली बिल्कुल भी नहीं है, और प्लस एंटरटेनमेंट उतना इंतजार नहीं कर सकता। इतना कहकर कमलेश्वरी ने थोड़ी देर सोचा और अचानक से कियारा की तरफ देखते हुए उसने पूछा, क्या तुमने हर्ष को कांटेक्ट किया क्या है? कियारा ये सुनकर हैरान होगी और ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं। कमलेश्वरी ने हाँ में सर हिलाया और फिर टोन सॉफ्ट करते हुए बोली, अब जब ये गलतफहमी है तो जाओ और जाकर उसके साथ एक क्लियर करो। कोई भी आदमी अपनी गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ को हट बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाओ और जाकर सब कुछ एक्सप्लेन करो। कमलेश्वरी के लास्ट शब्द एक्सप्लेन करो मैं एक छुपा हुआ मतलब था, लेकिन जो समझ सकते थे और जिन्हें समझना चाहिए था वह समझ चुके थे। कियारा ने अपने लिप्स बाइट कर लिए और हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मैं समझ गई दादी माँ, एक बार हर्ष शांत हो जाए तो मैं देखती हूँ कि क्या मल्होत्रा परिवार उसकी मदद करता है या नहीं। कमलेश्वरी ने उसका जवाब सुनकर सेटिस्फैक्शन में हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तुम सबसे स्मार्टेस्ट हो और सबसे सेंसिबल हो परिवार में। वही कॉलेज के होटल में कशिश इंटरनेट पर सारी न्यूज देख रही थी, मगर उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो रहा था। जो रिपोर्टर्स आज रात कॉलेज ने बुलाए थे वह कुछ वेल नोन मैगजीन से थे, मगर यह न्यूज पूरे ऑनलाइन फैली हुई थी, हर प्लेटफॉर्म और हर मैगजीन में। वह अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने रणविजय की तरफ मुड़ते हुए पूछा, क्या ये सब तुमने किया है? रणविजय ने कशिश के फोन की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ देखकर कहा, कोई बेवकूफी इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने देगा कियारा और सक्सेना परिवार को चोट पहुंचाने का? कशिश ने अपनी लिप्स जेटली बाइट किया और फिर से ऑनलाइन हो रहे तमाशा को देखने लगी। ये ऑब्वियस था कि वह लोग इंटरनेट से कियारा को बैन करने की कोशिश कर रहे थे। कशिश ने अपना फोन नीचे रखा और गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, क्या तुम्हें एक्चुअली लगता है कि इन सब से कियारा को बैन कर दिया जाएगा? लेकिन रणविजय ने इंडिफरेंटली जवाब दिया, मुझे बस इस बात की जरूरत थी सबको पता चल जाए कि तुम इनोसेंट हो और तुम सबसे बेस्ट हो। ऑफ कोर्स जिसने ये सारा तमाशा क्रिएट किया है और तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी वह तो इससे बचेगा नहीं, लोग तो उसे परेशान करेंगे ही। मैंने तुम्हें बिना बताए ये सब कर दिया, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करता तो मैं वह इंसान बन जाता जो तुम्हें डिजर्व बना करता हो। ये सुनकर कशिश हल्का हैरान हो गई और रणविजय की तरफ देखने लगी और उसकी आंखों में उसके इमोशन साफ नजर आ रहे थे। रणविजय, उसने उसका नाम सॉफ्ट लिया। रणविजय हल्का सा मुस्कुराया और जेटली उसके बालों को सहलाते हुए बोला, क्या तुम खुश हो? कशिश ने हाँ में सर हिलाया। तो मुझे एक बोतल वह रोज एसेंशियल ऑयल की चाहिए। कशिश हैरान हो गई और फिर मुंह बनाते हुए बोली, क्या मेरी फीलिंग से बदले में कोई चीज मांगना अच्छी बात है? तुम्हें शर्म नहीं आती? रणविजय ने थोड़ी देर के बाद सोचने के बाद कहा, गैस इतना काफी नहीं था क्या? लेकिन उसके सवाल का जवाब देने की बजाय रणविजय ने कहा, आई गैस कि यह पियानो कंपटीशन फाइनली सेटल हो गया है, तो क्या तुम्हें मुझे कंग्रेचुलेशंस नहीं करना चाहिए? ये सुनकर कशिश ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, लेकिन इस मामले में तो मैं फंसी थी, तो तुम्हें मुझे कंग्रेचुलेशंस कहना चाहिए। तुमने पियानो कंपटीशन की वजह से अपने ऊपर लगे सारे गलत इल्जामों को क्लियर कर दिया है। इसका मतलब तुम एक कदम और नजदीक आ गई हो मुझसे शादी करने के लिए और हाँ कहने के लिए। तो क्या इस बात के लिए मुझे कंग्रेचुलेशंस नहीं बोलना चाहिए? ये सुनकर कशिश हैरान हो गई। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। जब 112 दित्या किसे देखकर डर गई। अब तक आपने पढ़ा कि सारे इंसिडेंट की वजह से पूरा सक्सेना परिवार परेशान था, वही कशिश रणविजय के साथ थी। अब आगे कशिश के सवाल पूछने पर रणविजय ने कहा, तुम्हारे ऊपर से सारे गलत इल्जाम हट चुके हैं, तो तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कहने के लिए एक और कदम नजदीक आ गई हो, इसके लिए तो मुझे कंग्रेचुलेशंस मिलना चाहिए। रणविजय ने अचानक से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कशिश के गालों को पिंच करते हुए कहा, तुम्हारे रूल्स सचमुच मेरे लिए सर दर्द बन गए हैं। हमें आज नहीं तो कल शादी करनी ही है, तो जल्दी शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने हस्बैंड वाले राइट्स जल्दी चाहिए। ये सुनकर कशिश शर्मा गई और उसने अपना सर दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा, क्या बोल रहे हो तुम? कौन से राइट? रणविजय ने एक हल्की मुस्कुराहट दी और उसकी आवाज लो और टेम्पटेशन से भरी हुई थी। ऑफ कोर्स वही राइट्स जिसमें मैं उस एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल पब्लिक में कर सकूं। ये सुनकर कशिश का चेहरा पूरी तरह शर्म से लाल हो गया था, मगर उसने रणविजय की तरफ घूरते हुए झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, तुम सच में बहुत ही बेशर्म हो। लेकिन रणविजय ने उसकी तरफ देखा, जिसकी वजह से कशिश की बातें बीच में ही रुक गई। तुमने ये खुद अपने साथ किया है। तुम हो इतनी चार्मिंग कि मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख कर रहा। उसकी डीप आवाज में थोड़ी हेल्पलेस नजर आ रही थी। उसका हाथ कशिश की कमर के आसपास हल्का सा टाइट हो गया और उसने कशिश को अपने नजदीक खींचते हुए कहा, चलो करते हैं। मैं तुम्हें वक्त दूंगा, लेकिन कैसा रहेगा कि एक चांस उस वक्त के लिए तुम किसी तरह भरपाई कर दो। किस तरह का चांस? तुम हाँ बोल रही हो?
कशिश थोड़ी देर सोचा और उसे लगा कि रणविजय उसे कुछ इलीगल करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहेगा, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ऑलराइट, मैं हाँ बोल रही हूँ। रणविजय मुस्कुराया और उसने अपने लंबे हाथों को उसके कंधों पर रखा और एक हाथ से उसकी चिन को उठाते हुए उसकी तरफ झुकते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वह उसे पैशनेटली किस कर रहा था। वह बहुत ही ज्यादा क्लेवर था और कुछ ही राउंड की किसिंग के बाद वह इसका आर्ट समझ गया था और अब एक सिंपल किस भी कशिश के लिए इरेजिस्टिबल होती थी। कशिश की सांसें तेज हो गई थी। वह लगातार उसे किस कर रहा था, जिसकी वजह से कशिश कुछ वक्त के लिए अपने सेंसेस में नहीं थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और वह भी खुद को रोकना नहीं चाहती थी। कशिश ने रणविजय की शर्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी सी धुंधली थी जो रणविजय की आंखों में देख कर रही थी, जो बिल्कुल गहरी और भी ज्यादा इंटेंस होती जा रही थी। किस तरह का चांस चाहिए तुम्हें? कशिश की आंखों में हल्की सी नमी थी और वह उसकी एंडलेस टेम्पटेशन में पड़ना नहीं चाहती थी। मगर रणविजय आगे की तरफ फिर झुका और उसके लिप्स जेटली कशिश के गालों को सहलाते हुए उसके कान के पास गए और फिर उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, मुझे एक एप्रोडिक्स परफ्यूम चाहिए। उसकी आवाज डिप और बहुत ही ज्यादा अलोरिंग थी। उसके कुछ सिंपल वर्ड ही कशिश को शर्माने पर मजबूर कर रहे थे। उसने उसे दूर धक्का देने की कोशिश की मगर रणविजय ने उसकी कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था और वह बोला, तुम अब पीछे नहीं हट सकती, ओके? वैसे तुम्हें वह परफ्यूम क्यों चाहिए? तुम्हें तो पता ही है तुम ऐसे नाटक कर रही हो जैसा तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे सचमुच नहीं पता। तुम्हें पता हो या फिर ना हो, याद रखना कि तुम्हें मेरे लिए एक वह परफ्यूम बनाना है। वही कार्तिक को नीचे डिनर लेकर आने के लिए ऑर्डर मिला तो ऊपर जा ही रहा था जब रास्ते में ही दित्या ने उसे रोक लिया। अपनी स्कर्ट को पकड़े हुए उसने ग्रेसफुल और पोलाइट आवाज में कहा, कार्तिक, क्या तुम्हें पता है कि शौर्य कहाँ गया? कार्तिक की भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने कहा, मुझे कैसे पता होगा? क्या वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होता? दित्या की डेलिकेट आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई टाइटली और उसने कहा, सॉरी, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। कार्तिक ने कंधे उचकाए और एलिवेटर की तरफ जाने के लिए मुड़ा। पूरे पार्टी हॉल से धीरे धीरे मेहमान जाने लगे थे। जब दित्या वहां पर इंटर हुई तो वहां पर कुछ वेट्रेस ही बची हुई थी जो टेबल साफ कर रही थी। थोड़ा उदास फील करते हुए वह पार्टी हॉल से कॉलेज की मेनन गेट की तरफ से जाने लगी। कैंपस रात में पूरी तरह से लाइटों से जगमगा रहा था, जो यह इंडिकेट कर रहा था कि यह कोई और ऑर्डिनरी रात नहीं है। पूरे तमाशा के बाद वहां पर काफी ज्यादा शांति हो गई थी, मगर वह शांति में एक खालीपन महसूस हो रहा था। कैंपस के नॉर्थ गेट पर ब्राइट स्ट्रीट लाइट चमक रही थी जो दो लोगों की परछाई बना रही थी जो वहां पर खड़े थे। दित्या धीरे धीरे उनकी तरफ जाने लगी मगर उसकी नजरें उस दूसरी लड़की पर टिकी हुई थी। उस लड़की ने सिंपल मगर एलिगेंट फिटेड ऑरेंज ड्रेस पहनी हुई थी जो परफेक्टली उसकी स्लिम फिगर को आउटलाइन कर रहा था। वह वी नेक डिजाइन उसकी फेयर कॉलर बोन और ग्रेसफुल नेकलाइन को शोकेस कर रहा था। उसकी आवाज शांत और थोड़ी सी क्यूट थी। मैं बाकी वाइन सुबह ले आऊंगी। ऑलराइट, क्या हम बिल कल सेटल कर लगे? हाँ श्योर। वेल तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। ठीक उसी वक्त एक जेंटल आवाज बीच में सुनाई दी, एक्सक्यूज मी, मैं सोच रही थी कि क्या आपने। दित्या जो बोल रही थी उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसकी आंखें उस लड़की पर टिक गई जो उसकी आवाज सुनकर पीछे मुड़ी थी। उसे अपने दिल में एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था मगर जब उसकी आवाज सुनकर वह लड़की मुड़ी तो दित्या का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तुम। जो लड़की मुड़ी थी उसकी परफेक्ट नोज, लंबे बाल हवा में फ्लोट हो रहे थे। उसकी आंखें क्लियर और ब्राइट थी जिनमें एक यूनिकनेस दिखाई दे रहा था। उसकी खूबसूरती के साथ साथ उसका जो एरोगेंट डोमिनोर था वह काफी ज्यादा कैप्टिव था। उसकी खूबसूरती बहुत ही यूनिक थी, एलिगेंट और बोल्ड दोनों ही, मगर थोड़ी सी सॉफ्ट और स्ट्रांग भी। इस तरह की खूबसूरती का कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता। वह अपने आप में ही यूनिकली खूबसूरत थी। और वही दित्या को देखते ही वह लड़की भी कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई और फिर उसने कैजुअली उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसका सिंपल मगर लग्जरियस अटायर उसकी प्रेफरेंस और आदत के हिसाब से था। कितनी स्टैंडर्ड बात है। फाइनली उस लड़की ने कैजुअली अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमाए और अपने हाथ से एक छोटी सी कैंडी अपने मुंह में रख ली और शांति से मुड़कर वहां से दूर जाने लगी। वही दित्या अभी भी अपनी जगह पर जमी हुई खड़ी थी और ब्लैंकली उस लड़की को जाते हुए देखा रही थी। उसका दिमाग धीरे धीरे एक अजीब से डर और बेचैनी से भरने लगा था। भले ही उस लड़की ने सालों जेल में बताए हो मगर उसकी आदतें बिल्कुल नहीं बदली थी। वह वापस आ गई है। दित्या कांप रही थी और उसका दिल बहुत ही तेजी से धड़क कर रहा था। उसके अंदर बेचैनी की फीलिंग बढ़ती ही जा रही थी। शौर्य कहाँ चला गया? दित्या गहरे ख्यालों में थी और उसकी खूबसूरत आंखें धीरे धीरे हैरानी से बड़ी हो गई। कनक वापस आ गई है और शौर्य यहाँ पर नहीं है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने अपना सरना में हिलाया और जल्दी से वहां से निकली। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। शौर्य को नहीं पता चलना चाहिए कि वह वापस आ गई है। वही सेकंड फ्लोर के पार्टी हॉल के बड़ी सी खिड़की पर एक वेल बिल्ट इंसान अंधेरे में खिड़की के पास खड़ा था। उसकी प्रेजेंस सख्त और कोल्ड थी। उसकी डीप आंखें कनक की पतली फिगर को फॉलो कर रही थी और उसे गाड़ी में बैठकर वहां से जाते हुए देखा।
उसने अपनी आधी जली हुई सिगरेट को फेंका, जिसका एक भी पफ उसने नहीं लिया था जमीन पर। उसकी ब्लैक आंखें अजीब से इमोशन से भरी हुई थी, जिसकी वजह से कोई भी उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं सकता था। वह फाइनली जाने के लिए मुड़ा। उसका हैंडसम चेहरा हमेशा की तरह पानी की तरह शांत था और वह आधी जली हुई सिगरेट जो उसने जमीन पर फेंकी थी ऑलरेडी उसने उसे टुकड़ों में क्रश कर दिया था। अगले दिन कशिश उठी और फ्रेश होने के बाद वह 10th फ्लोर पर रितिका के रूम में गई उसे खाने के लिए इनवाइट करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर तक नॉक करने के बाद कोई भी दरवाजा खोलने के लिए नहीं आया। ठीक उसी वक्त एक क्लीनर कार्ट लेकर वहां आए तो कशिश ने उसकी मदद मांगी दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन जैसे ही वॉशरूम के अंदर गई उसे कोई भी अंदर दिखाई नहीं दिया। बेड बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे किसी ने उससे टच भी नहीं किया हो और ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां पर रूम में आया ही नहीं। उसने फिर से रूम नंबर की तरफ देखा और कंफर्म किया कि वह सच में रितिका का ही रूम था और एक बुरी फीलिंग उसे महसूस होने लगी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और ऋतिक का नंबर डायल किया और थोड़ी देर बाद कॉल उठा तो उसने एक राहत की सांस ली। कौन है? एक डीप आवाज कशिश को सुनाई दी, जिसकी वजह से कशिश के शब्द उसके गले में ही रह गए और उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। थोड़ी देर बाद कशिश ने कहा और उसकी टोन कोल्ड और कंफ्यूजन से भरी हुई थी, मृत्युंजय। हाँ, कशिश ने अपने लिप्स बाइट किया और अपना हाथ अपने दर्द करते हुए सर पर रख दिया। वही ऑनलाइन न्यूज पूरी रात बज होती रही थी और अभी तक शांत नहीं पड़ी थी और पल्स एंटरटेनमेंट की तरफ से अभी भी कोई जवाब नहीं आया था। वही कशिश कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ खिड़की के सामने रितिका के साथ नाश्ता कर रही। रितिका लगातार अपने फोन को स्क्रॉल कर रही थी और उसके चेहरे पर खुशी भरी एक्सप्रेशन थे। कशिश, कल रात क्या हुआ? कशिश ने उसका सवाल सुनकर उसकी तरफ देखा और हल्की गहरी सांस छोड़ते हुए अपना चम्मच नीचे रखा और अपनी भौहें आपस में सिकुड़ते हुए भारी टोन में पूछा, क्या तुम अभी भी मेरे मामले डिस्कस करने के मूड में हो? ये सुनते रितिका के एक्सप्रेशन जम गए। उसने एक पानी का एक सिप लिया और खिड़की के बाहर देखते हुए एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम दोनों नशे में थे, ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट है और हम बड़े हैं, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। तुम थी जिसे पता था कि, या फिर मृत्युंजय? ये सुनकर रितिका ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली और उसकी आवाज थोड़ी हार्श थी। इनफ टॉपिक, कशिश, इस सबको पीछे छोड़ देते हैं। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन खत्म हो गया है और इस वक्त मुझे बस ये चाहिए कि स्पॉटलाइट ब्यूटी सक्सेसफुली रावत कमर्शियल सेंटर में इंटर हो जाए और बाकी सब प्लानेटलेस है। इतना कहकर रितिका कुछ सेकंड के लिए रुकी और फिर उसने पूछा, वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? कशिश उसकी बातें सुनकर रियलिटी में वापस आए और फिर से सलाद उठाते हुए सॉफ्टली बोली, वह सुबह जल्दी काम की वजह से निकल गया था। नाश्ते के बाद उनका भी ज्यादा वक्त तक वही कॉलेज में रुकने का प्लान नहीं था, इसलिए वह लोग भी अलग अलग वहां से निकल गए। लेकिन कशिश कंपनी पहुंचती उससे पहले ही उसे भोलेनाथ सक्सेना की तरफ से कॉल आया, कशिश, क्या तुम अभी वापस आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कशिश की भौहें आपस में सिकुड़ गई और वह कुछ बोलती उससे पहले ही भोलेनाथ ने दूसरी तरफ से कहा, घर पर मैं सिर्फ अकेला हूँ, तुम किसी भी वक्त आ सकती हो। वही सक्सेना परिवार के बैकयार्ड में कशिश उस छोटे रूम में आए जहां भोलेनाथ अक्सर रहते थे और अनएक्सपेक्टेडली उसे एक स्ट्रेंज आदमी दिखाई दिया रूम में। दादाजी, भोलेनाथ बेड से अपना सर लगाकर बैठे हुए थे और अपनी बुढ़ी आंखें उसकी तरफ देख रहे थे, जिनमें उनकी उदासी साफ नजर आ रही थी। कशिश, आई एम सॉरी। उस वक्त उनकी आवाज अपने आप के बीच में ही रुक गई और वह आगे कुछ बोल नहीं पाए। वहीं उनकी बात सुनकर कशिश की आंखें हल्की सी कांपी, उसका दिल एक अजीब से दर्द से भरने लगा, मगर ऑब्वियसली उसने अपने आप को कंट्रोल किया और अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और उसकी आवाज कोल्ड और बिल्कुल सख्त थी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? भोलेनाथ को कशिश का इतना कोल्ड और रूड बिहेवियर देखकर और भी बुरा लगने लगा, मगर फिर भी उन्होंने अपने बगल में बैठे आदमी को देखा तो वह आदमी उनकी बात समझ गया और तुरंत आगे आते हुए एक डॉक्यूमेंट कशिश को देते हुए बोला, मिस सक्सेना, ये 15% शेयर है मिस्टर भोलेनाथ सक्सेना के, जो अब आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये सुनकर कशिश के चेहरे पर एक हल्की मगर सार्कास्टिक मुस्कुराहट आ गई और उसने डॉक्यूमेंट देखते हुए कहा, क्या ये किसी तरह का कंपनसेशन है? भोलेनाथ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कशिश, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। कशिश थोड़ी देर के लिए शांत रही और फिर उसने उस डॉक्यूमेंट को देखा, उसे खोला और ठीक से चेक किया और फिर वापस कंफर्म करने के बाद कि वह सही है उसे बैग में रखते हुए बोली, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? भोलेनाथ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जो पूछना है पूछो। मैंने क्या किया है ऐसा गलत सक्सेना परिवार के साथ जिसकी वजह से वह लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हैं? ये सुनकर भोलेनाथ काफी लंबे टाइम तक चुप रहे और फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, बस बात यह है कि तुम गलत वक्त पर पैदा हुई हो। रूम में फिर से शांति फैल गई। थोड़ी देर बाद कशिश अचानक हंसने लगी, ऐसे लगता है कि जिस वक्त वह पैदा हुई उस वक्त से उसकी किस्मत में बेइज्जती, दर्द और तकलीफें लिख दी गई है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।